प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राधा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। हम लोग एमए फाइनल के द्वितीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र की यूनिट 5 प्रतीक, बिंब, मिथक और फेंटेंसी इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने प्रतीक के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रतीक ऐसा शब्द चिन्ह है जो किसी वस्तु का बोध कराता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्रतीक है ये अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो वस्तु उपस्थित नहीं है उसके बारे में अपने को ज्ञान कराता है। जैसे जीवात्मा के लिए अपने नलिनी कहें, या बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए, तो बूंद जीवात्मा और समुद्र परमात्मा का प्रतीक है। इसी प्रकार सांप ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का प्रतीक है, विभीषण घर का भेदी का प्रतीक है, यानी जो रूढ़ हो गए हैं किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष के लिए, वो प्रतीक कहलाते हैं। उसके बाद में हमने प्रतीकों के भेद के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने 8 भेद भाव प्रेरक, विचारोत्पादक, व्यक्तिक, परंपरागत, परंपरा मुक्त, भावपरक, व्याख्यात्मक और प्रकृति परक प्रतीकों के बारे में अध्ययन किया था। और हमने पढ़ा कि डॉक्टर नगेंद्र की मान्यता है कि उपमान जब किसी विशेष पदार्थ के लिए रूढ़ हो जाता है तब प्रतीक बन जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं बिंब। बिंब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी की इमेज। बिंब शब्द है, ये अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। जैसे अपने विज्ञान में भी पढ़ चुके हुए हैं कि बिंब और प्रतिबिंब, जो वस्तु होती है वो बिंब होता है, जो उसका छाया चित्र बनता है वो उसका प्रतिबिंब होता है। तो अब हिंदी साहित्य में बिंब कैसे होते हैं, जैसे कि हमने पहले कविता पढ़ी है कक्षा 11-12 में, शमशेर सिंह बहादुर की राख से लिपा हुआ चौका। उषा है उस कविता का नाम। प्रातःकाल राख से लिपा हुआ चौका, तो उसमें कवि ने प्रातःकालीन उषा का वर्णन किया है कि लालिमा से पहले का जो समय होता है, जिसमें कवि को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि कोई चौका हो, आंगन हो, उसको राख को गीली करके लीप दिया गया हो और वो अभी तक गीला पड़ा है, सूखा नहीं है। ऐसा कवि को भान होता है कि प्रातःकालीन सूर्य जैसे राख से लिपा हुआ चौका। तो यहाँ पर जब ये कविता हम पढ़ते हैं तो एक छाया चित्र हमारे दिमाग में बनता है, ये होता है बिंब, बिंब निर्माण। जैसे सूरदास जी की कविताएं हैं, उसमें वो भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हैं कि किलकत कान्य गुटुरनी आवत, मनी में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ीबे दावत। कि बाल कृष्ण हैं वो घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं और मनी में मणियों से जड़े हुए नंद के आंगन में, और उसमें जब उनको खुद की परछाई दिखती है तो वो उस बिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो जब हम ये कविता पढ़ते हैं कि किलकत कान्य गुटुरनी आवत, मनी में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ीबे दावत, दावत माने दौड़ना। तो इस कविता को पढ़ने पर हमारी मस्तिष्क में एक चित्र बनता है कि एक छोटा बालक है, लगभग
8, 9, 10 महीने का, जो घुटनों के बल रेंगते हुए आ रहा है और जब आंगन में खुद की परछाई दिखती है तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। ऐसा चित्र हमारे मानस में बनता है। ये क्या है? बिंब। इसे हम बिंब कहते हैं। इसी प्रकार जैसे कि टन 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 स्कूल की घंटी बजी, तो इन पंक्तियों को पढ़ते ही हमारे मानस में एक घंटी का चित्र बनता है, कानों में टन टन की आवाज़ सुनती है, तो ये है सर्वय बिंब। तो इस प्रकार ये बिंब है, ये मानस के चित्र है। इसे हम परिभाषा में व्यक्त करना चाहें तो कह सकते हैं कि काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है शब्दों का चित्र, शब्द चित्र माना जाता है, जो कल्पना द्वारा ऐन्द्रिक अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। यानी अपनी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, इनके अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। तो बिंब की परिभाषा में महत्वपूर्ण है शब्द चित्र, शब्दों के द्वारा निर्मित चित्र, जो कि कल्पना द्वारा ऐन्द्रिक अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। दोबारा देख लो, बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो ऐन्द्रिक अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। अब C.D. लेविस ने कहा कि काव्य बिंब एक ऐसा भावात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता हुआ काव्य अनुभूति को सादृश्य तक पहुंचाने में समर्थ है। तो अपने जो हिंदी में कविता है, उनमें चित्र भाषा की आवश्यकता को पंत जी ने अपने जो काव्य संग्रह है पल्लव में की भूमिका में स्वीकार किया कि यह चित्र भाषा बिंब विधान से ही संभव हो पाती है। काव्य भाषा के लिए बिंब अपरिहार्य है। ये भावानुभूतियों को चाक्षु रूप प्रदान करते हैं। चाक्षु माने नेत्र का रूप, तथा काव्य में आकर्षण उत्पन्न करते हैं कि अपने जो भावों की अनुभूतियां हैं उनको नेत्रों के, मस्तिष्क के नेत्रों द्वारा देखने का आधार प्रदान करते हैं और ये काव्य में आकर्षण उत्पन्न करते हैं। बिंब द्वारा सृजित चित्र केवल रुक्ष शब्द चित्र ही न हो, अपितु इन चित्रों में भावों और अनुभूतियों को उद्वेलित करने की शक्ति भी होनी चाहिए। यानी बिंब है वो अपने में भाव उत्पन्न कर सके, भावना को जगा सके, अनुभूतियों को उत्पन्न कर सके, ऐसे होने चाहिए, तभी बिंब को सार्थक कहा जा सकता है। बिंब के 3 मूलभूत तत्व हैं, कल्पना, भाव और ऐन्द्रिकता। यानी बिंब के लिए 3 शर्तें हैं। पहली है कल्पना, दूसरे हैं भाव और तीसरे हैं ऐन्द्रिकता, इंद्रियों द्वारा अनुभव। कोई भी बिंब जब निम्न गुणों से युक्त होता है तभी काव्य के लिए उपयोगी बन पाता है। और बिंब के ये गुण हैं भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति एवं सामर्थ्य, नवीनता एवं ताजगी, औचित्य अर्थात प्रसंग के प्रति अनुकूलता, सजीवता अर्थात बिंब इतना स्पष्ट होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला या सुनने वाला है प्रमाता वो तुरंत ऐन्द्रिक साक्षात्कार कर सके। तो बिंबों के लिए ये आवश्यक गुण होने चाहिए कविता में, भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति, नवीनता, औचित्य यानी प्रसंग के प्रति अनुकूलता और सजीवता अर्थात बिंब इतना स्पष्ट होना चाहिए कि प्रमाता है वो तुरंत ऐन्द्रिक साक्षात्कार कर सके। अब आता है बिंबों के भेद। तो विभिन्न आधारों पर विद्वानों ने बिंबों के विभिन्न भेद किए हैं, जिनमें हैं ऐन्द्रिक बिंब, काल्पनिक बिंब, प्रेरक अनुभूति के आधार पर। ऐन्द्रिक बिंब
तो अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, त्वचा, नाक और जीभ, इनके आधार पर ऐन्द्रिक बिंब भी 5 प्रकार के होते हैं। चाक्षुष बिंब यानी जो जिनका अपने आँखों के आगे चित्र उपस्थित होता है, जैसे कि राख से लिपा हुआ चौका या काली स्लेट पर जैसे लाल खड़िया मसल दी हो किसी ने। शमशेर सिंह बहादुर जी की जो कविता है वो बिंब का बहुत अच्छा उदाहरण है बिंबों का। उसमें उन्होंने कहा है कि प्रातःकालीन का सूर्य ऐसे लग रहा है जैसे काली स्लेट पर लाल खड़िया मसल दी हो किसी ने। तो ये है चाक्षुष बिंब। इसके आगे है श्रव्य या नादात्मक बिंब, यानी जो कानों के अनुभव के आधार पर जिनको अपने अनुभूत कर सकें, जैसे टन 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 स्कूल की घंटी बजी। स्पर्श बिंब जो गरम ठंडा इनका स्पर्श कराए वो स्पर्शीय बिंब है। ग्रातव्य बिंब जो नाक के द्वारा, जैसे नाक बहुत से कोड़ना या दुर्गंध, सुगंध, ऐसी बातें जिस कविता में हो तो वहाँ ग्रातव्य बिंब होता है। और आस्वाद्य जो जीभ के द्वारा कि बहुत स्वादिष्ट व्यंजन हो या बहुत कड़वा हो, तो जो जीभ के द्वारा अनुभूति उत्पन्न करवाए वो आस्वाद्य बिंब होते हैं। तो ये हुआ ऐन्द्रिक बिंब। इसके आगे है काल्पनिक बिंब। काल्पनिक बिंब में है जो कल्पना के आधार पर उत्पन्न हो, जैसे स्मृति बिंब कि भूतकाल की स्मृतियों को के आधार पर कविता लिखी जाए, काव्य रचा जाए तो वो स्मृति बिंब। या कोई कल्पना करके कविता की या काव्य की रचना की जाए वो कल्पित बिंब। भूतकाल या भविष्य के आधार पर ये काल्पनिक बिंब होते हैं। तीसरा आधार है प्रेरक अनुभूति के आधार पर। तो ये हैं सरल बिंब, मिश्रित बिंब, तात्कालिक बिंब, संकुल बिंब, भावातीत बिंब और विकीर्ण बिंब। अब है बिंब की समानता सादृश्य मूलक अलंकारों से बताई जा सकती है। डॉक्टर देवीशरण रस्तोगी के अनुसार बिंब प्राय अलंकारों की सहायता लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रातःकालीन का भोर के समय का वर्णन करते हुए शमशेर सिंह बहादुर कहते हैं कि वो समय ऐसा था जैसे राख से लिपा हुआ चौका। तो यहाँ जैसे शब्द आया है तो यहाँ उदाहरण अलंकार है या रूपक अलंकार या उपमा अलंकार इत्यादि आ सकते हैं। और इसी प्रकार अलंकार अंततः बिंब को ही लक्ष्य करते हैं। एजरा पाउंड के शब्दों में बिंब बौद्धिक और भावात्मक संसृष्टि को उपस्थित करता है। ये संप्रेक्षित भाव को तीव्रतर बनाता है तथा किसी अनुभूति को प्रतिबिंबित ही नहीं करता, अपितु उसे एक नए स्तर पर पुनर्निर्मित भी करता है। बिंब का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है काव्य भाषा को संक्षिप्त, केंद्रित और संगठित करना। शब्द की अपेक्षा बिंब अधिक संदर्भ सापेक्ष होता है। डॉक्टर केदारनाथ सिंह के अनुसार बिंब यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा होता है। वह अपनी ध्वनियों और संकेतों से भाषा को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाता है। वह अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होता है। तो डॉक्टर केदारनाथ सिंह ने कहा कि बिंब है ये यथार्थ का ही एक भाग होता है, लेकिन यह ध्वनियों और संकेतों से भाषा को संवेदनशील और पारदर्शी बनाता है। और जो 3 शब्द शक्तियाँ होती है अभिधा, लक्षणा और व्यंजा। अभिधा है ये जो वाक्य है उसका सरल सीधा अर्थ बताती है, लेकिन बिंब है ये लक्षणा और व्यंजना पर
आधारित होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे जो मिथक और फैंटेसी है वो हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो है, ये अपलोड होने में दिक्कत आती है तो कई भाग करने पड़ते हैं। धन्यवाद।